छात्रों, आज हम 66वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज के 7वें प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को गंभीरता से देखेंगे, क्योंकि यह सिर्फ 150 प्रश्नों का उत्तर ही नहीं बताया जाएगा, बल्कि उससे जुड़े हुए कई प्रश्नों का उत्तर आपको बताया जाएगा या उससे जुड़े हुए कई चीज़ों की चर्चा की जाएगी जो आपको एग्जाम में फायदा होगा। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा था? अजात शत्रु को कुनिक कहता है। आंसर सी है। अब हर्यक वंश के बारे में जानेंगे कि और अजातशत्रु दोनों के बारे में जानेंगे बारी बारी से। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश, पितृहंता वंश भी कहते हैं। मैंने हरेक ने अपने पिता की हत्या करके राज्य पाई। यह मगध का पहला वंश है। यह मगध का पहला वंश है। इसके अलावा अजातशत्रु को भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, अजातशत्रु को पहला साम्राज्यवादी शासक माना जाता है। दूसरा, इसमें याद रखिएगा आप, जैसे अजातशत्रु ने रथ मूसल और शिलाकंटक नामक नए अस्त्र की स्थापना की। दूसरा, एक और याद रखिएगा अजातशत्रु से जुड़ा हुआ, वस्कार को उन्होंने भेजा था लिच्छवी संघ में फूट डालने के लिए, और वो फूट डालने में सफल भी हुआ। और इसके बारे में कहा है बुद्ध ने उनको परामर्श भी दिया था, अप्रत्यक्ष रूप से परामर्श भी बुद्ध ने दिया था। इन्होंने पाटलीग्राम की भी स्थापना की थी, और जो महागोविंद थे, महागोविंद जो अंग के वास्तुकार थे, महागोविंद, उसकी सहायता से राजगिरी का दुर्गीकरण भी करवाया था। राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया था। ये अजातशत्रु से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया है? तो अग्रमीज जो है वह घनानंद को कहा गया है। घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और 10वां शासक था। इसके बारे में यूनानी लेखक लिखते हैं कि यह मध्य एशियाई देशों के बीच मध्यस्थता की कामना करता था और साइबेरिया से स्वर्ण मंगाता था। और कहता है कि घनानंद इतना शक्तिशाली शासक था, उसकी सैनिक शक्ति लगभग अपराजय की स्थिति में थी। इस कारण सिकंदर के सैनिक ब्यास नदी को पार नहीं कर सके। तो ये याद रखिए, घनानंद दो चीज, मध्य एशिया से के बीच देशों के बीच मध्यस्थता का काम करता था और साइबेरिया से स्वर्ण मंगाता था, और इसके डर से सिकंदर के सैनिक ब्यास नदी को पार नहीं कर सके। तीसरा है शलाका ग्राहक। संबंध किसका है? शलाका ग्राहक जितने भी उस समय गणतंत्र थे, विशेषकर लिच्छवी गणतंत्र, फिर कुशीनगर गणतंत्र या मिथिला का जो विदेह है, उन गणतंत्रों में जो चुनाव अधिकारी हुआ करते थे उसको शलाका ग्राहक कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आक्रमण किया था किस दर्रे से? तो एक चीज याद रखिएगा, भारत में जो प्राचीन काल में जितने भी आक्रमण हुए स्थलीय मार्ग से, वह उत्तर पश्चिम भारत से, और
उत्तर पश्चिम भारत से एक चीज़ ये था कि प्राचीन काल में भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, भारत को भेदना बहुत मुश्किल था। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ था और उत्तर जो है वह हिमालय शीर्ष पे था। तो उत्तर पश्चिम भारत से जो है वो जितने भी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण प्राचीन काल में, वो उत्तर पश्चिम भारत से हुए थे, चाहे गोमल दर्रे से, चाहे खैबर दर्रे से, चाहे बनिहाल दर्रे से। लेकिन सिकंदर ने जो आक्रमण किया था वह गोमल दर्रे से। अगला क्वेश्चन है 5वां, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने अपने विस्तारवादी नीति में 3 चीज रखा था। एक, वैवाहिक संबंधों के द्वारा संबंध बनाना, जिसके लिए महावज्ञ जातक में कहा है कि उसने 500 शादियां की थी। हालांकि यह अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन कुछ शादियों के स्पष्ट प्रमाण है। जैसे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन मां कौशला से शादी, जिसे काशी दहेज में प्राप्त हुआ। दूसरा, चेटक की पुत्री चेलना से विवाह। तीसरा, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह। और तीसरा, विदेह राजकुमारी, मिथिला की विदेह राजकुमारी से उनकी शादी हुई। 4 शादी का स्पष्ट प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने कूटनीतिक संबंधों के द्वारा भी अपना प्रभाव बढ़ाया, जिसमें चंद्रप्रदोत, जिसको पीलिया रोग हो चुका था, उसको ठीक करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। राजवैद्य जीवक को भेजा था पीलिया रोग ठीक करने के लिए। और युद्ध के द्वारा सिर्फ उसने एक साम्राज्य को मिलाया था, वह था अंग, जो वर्तमान में भागलपुर है, जहां महाभारत काल में कर्ण वहां के राजा हुआ करते थे। 6ठा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरि ब्रज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई? यह बनाने वाला शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जिसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। शिशुनाग के बारे में कहता है कि वह महापद्मनंद से पहले सबसे प्रतापी सम्राट था, अगर अजातशत्रु और महापद्मनंद के बीच में देखा, क्योंकि अजातशत्रु भी अवंती को जीत नहीं पाया था, मालवा क्षेत्र को जीत नहीं पाया था, वत्स क्षेत्र को जीत नहीं पाया था, लेकिन इसने अवंती पर कब्जा किया और वत्स उसके अधीन था, तो वत्स पर भी कब्जा हो गया। इस प्रकार पूरे मालवा क्षेत्र पर इसका कब्जा हो गया और इसलिए कहता है कि और इसने राजधानी को चेंज करके दूसरी राजधानी के रूप में वैशाली को सामने में रखा था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? ये महापद्मनंद ने किया था। इसका उल्लेख जो है खारवेल अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है वर्णन कि मगध का शासक नंद, जिसने कि जिनसेन की मूर्ति वहां से उठा के वह ले गया था और उसने वहां एक नहर का भी निर्माण करवाया था। तो कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्मनंद ने किया था, अशोक ने नहीं किया था। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, महापद्मनंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हुआ? अभी मैंने बताया शिशुनाग के समय में मालवा तक इसका विस्तार हुआ। अगला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? जो ईरानी आक्रमण है, जैसे यूनानी आक्रमण है, उसके बारे में कुछ प्रश्न आपको याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है,
जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, एक तो सिकंदर के काल में कौन कौन आए थे, तो नियार्कस, अरिस्टोबुलस, ठीक है, तो और सिक्रेटीज, तो इनके बारे में आपको रखना, ये 3 चीज याद रखना है। दूसरा, सिकंदर के विरुद्ध मत्सक, यानी डी आंसर होगा, मत्सक के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। एक और इसमें याद रखने की चीज है कि कहां पर यूनानियों ने सिकंदर के आक्रमण के दौरान सती प्रथा के साक्ष्य देखे, तो कठो में जो है सती प्रथा के साक्ष्य देखे। सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ देखे? कठो जनजाति में सती प्रथा के साक्ष्य देखे। एक और इंपॉर्टेंट है पटलेन। पटलेन में स्पार्टा के समान द्वैराज्य व्यवस्था का स्वरूप देखा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन था? तो यह तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक था, जो सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग था। 12वां क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? मागध का व्यवसाय जो था वह इनका करना था। दूसरा, निम्नलिखित में किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ये इसकी बड़ी अच्छी चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में है कि बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी चर्चा है, याज्ञवल्क्य और गार्गी वाद विवाद की। इसमें कहा जाता है कि एकमात्र, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि राजर्षि, राजा जो ऋषि हुए वो जनक हुए थे। राजा जो ऋषि थे, जो बहुत विद्वान थे, तो एकमात्र राजा जो राजश्री हुए, ऋषि भी थे, विद्वान भी थे, वो जनक थे। और जनक के दरबार में हर एक साल वाद विवाद होता था और हर एक वाद विवाद में याज्ञवल्क्य अजेय रहे थे। लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में चर्चा है कि उसमें गार्गी उनके सामने में आई और ऐसा लग रहा था गार्गी उनको परास्त कर देगी याज्ञवल्क्य को। तो उन्होंने गार्गी को याज्ञवल्क्य ने कहा, ज़्यादा बोलो नहीं, सर तोड़ देंगे। तो ये काफ़ी ये वाद विवाद जो बृहदारण्यक उपनिषद में है वो काफ़ी चर्चा में रहता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहलाता है? सातवाहनों को वर्ण व्यवस्था का संस्थापक कहलाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। एक ब्राह्मण, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने एक ब्राह्मण की उपाधि दी थी। और कहा जाता है गुप्तों से पहले सातवाहन ही ऐसे शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों और बाद में सर्वदों को भी ख्याल रखा और उन्होंने वर्ण व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार को क्या कहा था? तो ये ध्यान रखिए, बिंबिसार को सेनीय कहा जाता था। बिंबिसार को सेनीय कहा था। और अजातशत्रु को, जैसे मैंने बताया, कुणिक कहा था। कालाशोक को काकवर्ण कहा था। कालासन को काकवर्ण कहा था। और एकराट महापद्मनंद को कहा जाता है। इसमें जुड़े हुए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जान लीजिएगा, इससे जुड़े हुए बराबर प्रश्न आते हैं कि एकराट किसको कहते हैं, भोज किसको कहते हैं, सम्राट किसको कहते हैं, इसके बारे में बराबर प्रश्न आता रहा है। तो इसमें एक तो याद रखिए जो दिया हुआ है प्रश्न में कि एकराट की उपाधि किसने धारण की? एकराट की उपाधि धारण की थी महापद्मनंद ने। एक चीज आपको हम समझाने के लिए बराबर परीक्षा पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा। मध्य देश के को राजा कहते थे। मध्य देश को राजा कहते थे। उत्तर के प्रमुख को विराट, राजा और विराट, ठीक है।
इसके बाद दक्षिण के शासक को भोज कहा था, मध्य देश के राजा को शासक को राजा, उत्तर के शासक को विराट, दक्षिण के शासक को भोज और पूरब को सम्राट कहा था और इसको सौराट कहा था। पश्चिम को सौराट, पूरब को सम्राट। यानी हम लोग जो पूरब में थे पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र वाला पाटलिपुत्र पूर्वी, इसको कहते थे सम्राट। उत्तर विराट, दक्षिण भोज, बीच मध्य देश का राजा, पश्चिम सौराट और पूरब में पाटली सम्राट जो पाटलिपुत्र था। और जो चारों दिशाओं का विजेता होता था, जो चारों का विजेता होता था वह एकराट होता था। तो ये महापद्मनंद ने अपने आप को एकराट की उपाधि से विभूषित किया। अगला क्वेश्चन है, सैंदव सभ्यता के विषय में निम्नलिखित में किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है? न्यूनतम संभावना है तो एक उत्पत्ति से संबंधित कई चर्चाएं हुई हैं। जैसे कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण संस्कृति के अधिशेष उत्पादन का परिणाम है ना, जो कि अमरी, हड़प्पा, कालीबंगन, कुल्ली, नाल, जाब, क्वेटा जैसे क्षेत्रों में जो ग्रामीण संस्कृति थी वही आगे चल के नगरीय संस्कृति के रूप में विकसित हुई और धीरे धीरे नगरीय सभ्यता 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैल गई। तो सैंदव संस्कृति का उदय कालीबंगी संस्कृति से हुआ है, ये सही है। दूसरा है सैंदव संस्कृति का उदय सिंध और बलूचिस्तान की कृषि संस्कृति से हुआ है, ये सबसे प्रमाणिक है कि सैंदव संस्कृति का आरंभिक उदय जो हुआ है सिंध बलूचिस्तान की संस्कृतियों से हुआ है, ये भी सही है। तीसरा सैंदव संस्कृति सोथी संस्कृति का प्रसार है और ये अमलानंद घोष ने कहा है। अमलानंद घोष ने क्या कहा है? सैंदव संस्कृति सोथी संस्कृति का प्रसार है, ये भी सही है। चौथा है सैंदव संस्कृति कहीं भी ग्राम संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हो गई, ये गलत है। क्योंकि कोई भी नगरीय सभ्यता, कहीं भी नगरीय सभ्यता ग्रामीण अधिशेष के उत्पत्ति से ही विकसित होती है, चाहे कहीं भी नगर विकास होगा तो जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो अगर ये नदी घाटी है तो अगर यहाँ की विशेषता ये यहाँ पे उत्पादन करके लाएंगे, यहाँ लाएंगे, इस तरह से यहाँ पे नगर का विकास होता है। नगरों का विकास होता है अलग अलग जगह की अधिशेष उत्पादन, जैसे यहाँ का उत्पादन यहाँ का उत्पाद यहाँ का उत्पाद यहाँ का उत्पाद यहाँ तो यहाँ बार्टर सिस्टम बनता है, बार्टर सिस्टम से जुड़ते हैं। तो यहाँ जगह पे कुछ वो सामान इकट्ठा होता है, उस सामान की सुरक्षा के लिए फिर लोग रहते हैं, प्रहरी रहती है, इसी तरह नगरों का विकास होता है। बिना ग्रामीण अधिशेष के किसी भी नगर का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता संबंधी कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें दो सही है और दो गलत है। एक तो कालीबंगन में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर किया गया था, ये सही है। यहाँ के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था, कुछ हद तक प्रमाण मिले हैं, ये भी सही हो सकता है। लोथल में निवासियों के निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया गया, ये गलत है, क्योंकि कहीं कहीं पकी ईंटों के प्रयोग की प्रमाण लोथल में मिलते हैं और वहाँ के निवासी पासे के खेल से परिचित थे। इसके बारे में स्पष्ट प्रमाण नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई दिया गया। अगला है सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तक उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? गौर से देखिएगा। अब हम लिपि से जुड़ा हुआ अगर ये प्रश्न आता है तो लिपि से जुड़ा हुआ हम सारे प्रश्नों को यहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो लिपि, उनकी जो लिपि थी वह पहला याद रखिएगा भाव चित्रात्मक थी। दूसरा
यह दूसरा ये था ब्रुस्टोफेदन प्रकार का था, ब्रुस्टोफेदन प्रकार का था, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तीसरा मूल लिपि चिन्ह 64 थे, वैसे 400 मूल लिपि चिन्ह 64 थे। ठीक है, और इसमें चित्रात्मक थे, मछली के चिन्ह ज्यादा आया है, उस चीजों को आप नहीं देखिए। अब इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा। जैसे मैंने कहा तमिल भाषा में परिवर्तित करने का काम किसने किया था? हैरिस ने, रेवरेंड हैरिस ने। कैक्सेनेमी ने कहा कि यह द्रविड़ भाषा से मिलती जुलती है। ठीक है, और इसी का समर्थन राखाल दास बनर्जी भी करते हैं। राखाल दास बनर्जी ये भी कहते हैं कि यह द्रविड़ है। और इसी तरह का भाषा विज्ञान के आधार पर सुनीति कुमार चटर्जी भाषा विज्ञान के आधार पर सुनीति कुमार चटर्जी भी इसको द्रविड़ भाषा से मिलता जुलता मानते हैं। लैंडन और हंटर इसको ब्राह्मी लिपि से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। किससे मानते हैं? ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति मानते हैं। और एक और याद रखिएगा, आई महादेवन इन्होंने कहा कि कंप्यूटर से हमने इसको पढ़ लिया है। पहले व्यक्ति थे जो इन्होंने कहा कंप्यूटर से पढ़ लिया है। इसमें एक और याद रखिएगा, सबसे बड़ा लिपि संग्रह जो है कहाँ मिला है? तो ये 10 का है, ये मिला है धौलावीरा में। अब इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आएगा लिपि से जुड़ा हुआ वो आपको आ जाएगा। एक और थे, भारत के मुख्य सचिव थे पाठक जी, उन्होंने भी कहा था हमने इसको पढ़ लिया। कभी एक बार ये भी किसी पीसीएस में पूछा था कि बिहार के कौन से मुख्य सेक्रेटरी थे जिन्होंने, अरूप पाठक नाम था, जिन्होंने इसको पढ़ने का दावा किया। तो पाठक, तो लिपि से जुड़ा हुआ जो भी आएगा सिंधु में वो आपको बन जाएगा। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का युग किस काल को निरूपित करता है? कांस्य युग। इससे संबंधित हम कुछ बता देते हैं जिससे कि आगे वाले प्रश्न में भी, जैसे दक्षिण भारत और उत्तर भारत से जुड़ा हुआ बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्यों? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत में कैसे कैसे विकास हुआ है। तो देखिएगा आप, भारत के जो सभ्यता का दक्षिण भारत और उत्तर भारत की परिस्थितियां अलग अलग थी। दोनों जगह नवपाषाण काल तो आया है, नवपाषाण काल आया है जिसके प्रमाण है। लेकिन दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद महापाषाण युग आता है। महापाषाण युग जिसको लौह युग भी कहते हैं, लौह युग, ध्यान में रखिएगा। यहां पे क्या हुआ है कि थोड़े समय के लिए, क्योंकि सबसे पहले जो धातु खोजी की गई थी वो तांबा, सबसे पहले धातु खोज की गई थी तांबा, और तांबे प्लस टीन मिलकर के होता है कांसा। तो निश्चिततः पहले तांबा आया होगा, उसमें टीन मिला होगा और कांसा होगा। और ये कांसा बनना आप ये मान सकते हैं कि यह विकास का द्योतक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो हुआ ये था कि जो निश्चित भारत में जो मैंने कहा था कि अमड़ी, जाप, कुल्ली, नाल, भाट, यहाँ पे ताम्रयुगीन सभ्यता के कुछ थोड़े समय के लिए प्रमाण मिलते हैं। उसके तुरंत कुछ ही दिनों के बाद तांबा और टीन मिलकर के कांसा का तैयार हो गया, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कांस्ययुगीन हो गई। अब इसमें एक ध्यान में रखना है कि
भारत में जो बृहत्तम ताम्रयुगीन सभ्यताएं मिली हैं वह हड़प्पन सभ्यता के रूप में, हड़प्पन या सैंधवोत्तर सभ्यता के रूप में मिली है। जैसे कायथा, जोरवे, सवालदा, नेवादा, इनाम गांव, ताम्रवती, ये सब जो है 1800 बीसी से 700 बीसी के बीच ये सभ्यताएं थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गई, कांस्ययुगीन सभ्यता पतन हो गई, तो एक चीज याद रखिएगा, कहीं भी पतन होता है तो नगरों का पूर्ण रूप से पतन, नगर का पतन होता है, जनसंख्या का लोप नहीं हो जाता है। जैसे मान लिया अभी जो कोरोना संकट आया तो बंबई से लोग बंबई में गए नौकरी करने के लिए, लेकिन जब रोजगार नहीं मिला तो अपने अपने गांव को वापस चले गए। तो नगरीय सभ्यता आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर है, रोजगार पर निर्भर है। तो जैसे जैसे नगरों का वहाँ पे पतन होना शुरू हुआ, वैसे वैसे लोग पलायन करके अपने गांवों की ओर आ गए। और गांवों में ताम्रयुगीन सभ्यता थी, यानी पिछड़ी हुई सभ्यता थी, कांस्ययुगीन यानी विकसित शहरी सभ्यता, और ग्रामीण ताम्रयुगीन सभ्यता, क्योंकि विकास कांस्ययुगीन सभ्यता के विकास से अब उनको लाभ नहीं हो रहा था, तो वो सैचुरेटेड पॉइंट पे आ गए। इसीलिए एक प्राइवेट मेंस में भी पूछा आता है कि यूनिक है कि हर एक जगह पहले ताम्रयुगीन सभ्यता आई, उसके बाद कांस्ययुगीन सभ्यता आई, लेकिन भारत में पहले कांस्ययुगीन सभ्यता आई और बाद में ताम्रयुगीन सभ्यता आई, जबकि पहला जो धातु है वो तांबा था। उसके पीछे और इसी कारण से कहा जाता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में अचानक से नगरीकरण आया, और ये नगरीकरण मेसोपोटामिया वाले ने आके कर दिया, है ना, सुमेरिया वाले ने आके कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। ताम्रयुगीन सभ्यता कुछ पल जाब क्वेटा नाल भाट में मिला है, लेकिन वो तुरंत कांस्ययुगीन में कन्वर्ट हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप मान के रखें तो इसी तक उतना बड़े कालखंड में ये कांस्ययुगीन सभ्यता रही, और उसके बाद जो पलायन हुआ तो ग्रामीण सभ्यता की ओर आए, और फिर वो ताम्रयुगीन सभ्यता में कन्वर्ट हो गया। और ताम्रयुगीन सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। जब आर्य यहाँ आए थे तो यहाँ नगर, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय स्वरूप खत्म हो चुका था, यहाँ ग्रामीण सभ्यता थी, और इसलिए आर्यों ने भी यहाँ की ग्रामीण सभ्यता को अपना लिया। अगला क्वेश्चन है, ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पा कालीन स्थल का नाम क्या है? तो मैं इसमें एक सीमा का निर्धारण कर देता हूं, जो अगर कभी भी इस तरीके से पूछा जाए तो उसको आप निकाल। इसका आंसर उससे सुतकागन-डेर होगा, है ना। तो सुतकागन-डेर जो है यह एकमात्र स्थल है, याद रखिएगा, सुतकागन-डेर एकमात्र स्थल है जो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है, प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है ना, प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है। और भारत ईरान के बीच सीमा का निर्धारण करता था। अभी पाकिस्तान के बीच इस सुतकागन-डेर ही के क्षेत्र को ही मकरान तट कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्राकृतिक चट्टान पर स्थित एकमात्र स्थल था। और सुतकागन जो है वह दास नदी के किनारे बसा हुआ था। ये आप तो याद रखिएगा, दो चीज, प्राकृतिक चट्टान पर बना हुआ एकमात्र यह था सुतकागन-डेर, और दास नदी के किनारे था। दूसरा मैं सीमांकन कर देता हूं, जो कि एक बार ध्यान में रहेगा तो आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो आपको दिक्कत नहीं होगा। एक ये हुआ, तो अभी मैंने कहा पश्चिम में कौन, सुतकागन-डेर, सुतकागन-डेर, ये हो गया मकरान तट, यानी भारत और अभी ईरान, तो भारत और ईरान सीमा पर, है ना, जो अब पाकिस्तानी इसमें हो गया। दूसरा पूरब हो गया आलमगीरपुर, जो मेरठ और मेरठ उत्तर प्रदेश में हो गया। उत्तर हो गया मांडा, जो जम्मू कश्मीर में हो गया, है ना। और इधर दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में हो गया। तो आपको ये इस तरह से
जैसे मैंने पिछले बताया था, इसको ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से इस तरह से जुड़े हुए प्रश्न आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाए जाते हैं? एनजी मजूमदार का कहना है कि हड़प्पा संस्कृति में चांदी के पर्याप्त भंडार थे, तो प्राचीनतम साक्ष्य निश्चितया हड़प्पा संस्कृति में होगा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सूत्रकागंडेर किस नदी के तट पर? अभी मैंने बताया दास नदी के तट पर है, वो भी हो गया। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा हम जो प्रेरणा ले रहे हैं वो धर्म। कई उनकी जो धार्मिक परंपराएं थी, जो लघु परंपरा के रूप में या दीर्घकालीन परंपरा के रूप में आज भी हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि उसकी सबसे मुख्य विशेषता थी नगरीय विशेषता, लेकिन उसकी नगरीय विशेषता का अनुकरण हम नहीं कर पाए। और मैंने कहा भी 18वीं शताब्दी में लंदन पेरिस में भी उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, और आज भी हमारे यहाँ नहीं है। नालियाँ सिलबट्टे से ढकी हो, ये सब जगह देखने को नहीं मिलता है। सड़कें समकोण प्रकृति हो, बीच बीच में मैन होल बना हुआ हो, इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती है। या हर इतना बड़ा 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला ग्रीड पद्धति पर उनकी नगरीय व्यवस्था थी। अगर आप बनावली को छोड़ दें, जहाँ शतरंज की बिसात पर बना हुआ था, बाकी आयताकार जालनुमा ग्रीड पद्धति पर जो है नगरीय व्यवस्था थी। यानी इतने बड़े क्षेत्र में एक सी नगरीय व्यवस्था, और जो बहुत यूनिक है, ठीक है। निश्चित कहीं किलेबंदी थी, कहीं किलेबंदी, चानूजरू में किलेबंदी नहीं थी। कई नगर तीनों ओर से घिरे हुए थे, मतलब बड़े किले भी किलेबंद थे और आम लोगों की किलेबंद, जैसे कालीबंगन। और उसके अलावा धौलावीरा में 3 तरह का शेप था, अपर टाउन, लोअर, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। तो एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। लेकिन जो धर्म है उसको हम बहुत काफ़ी, जैसे स्नानागार हुआ है, तो स्नानागार जहाँ पे सामूहिक रूप से स्नान किया रहा था और वहाँ पुरोहितों का निवास स्थान मिला है, और उस स्नानागार को मार्शल ने उस समय का सबसे बड़ा महानतम आश्चर्य बताया था। तो आज भी वो परंपरा हमारे यहाँ कुंभ मेला, कुंभ स्नान के रूप में देखते हैं। उसी तरह वृक्षों की पूजा हम आगे भी देखते हैं, जैसे कृष्ण ने खुद कहा है, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, यानी पीपल के पेड़ की पूजा। अच्छा, उसके बाद प्रकृति पूजा, तो स्वास्तिक की पूजा, है ना। तो वो परंपराएं जो है, नदियों की पूजा, घड़ियाल की पूजा, ये सब परंपराएं जो है हम लोग धर्म के चीज़ों को आज भी अपना रहे हैं। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो बर्तन किसके बने, मुद्रा किसके बने थे, तो आप याद रखिएगा सेलखड़ी के बने थे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सेलखड़ी के जगह आंसर में देता है मिट्टी, और आप कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्चुअली पका हुआ मिट्टी जो हुआ, पका हुआ मिट्टी, उसी को कहते हैं सेलखड़ी। पकी हुई मिट्टी को मोटा मोटी सेलखड़ी कहते हैं। तो पका हुआ मिट्टी भी आंसर हो, ऑप्शन में हो, या मिट्टी भी ऑप्शन में हो, तो आप मिट्टी और या पका हुआ मिट्टी देंगे। तो हर एक बार कभी भी क्वेश्चन में सेलखड़ी तो होता है, कभी कभी सीधा मिट्टी होता है या पका हुआ मिट्टी होता है। तो आंसर ये हो गया, पका हुआ मिट्टी से उसके मोड़े बने थे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से मनाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं, जो मुहरों और पॉट्स के आधार पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। कई शिव के, मातृदेवी के पूजा के प्रमाण मिलते हैं। आर्यों के यहाँ प्रकृति पूजा होती थी, आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे, ठीक है ना। आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे। भारत में जो सबसे पहली मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता को अगर छोड़ दें, जो पूजा की गई थी, वह महात्मा बुद्ध की पूजा की गई थी। और मोटा मोटी आप वो कह सकते हैं कनिष्क के समय में जो है वो पूजा की गई थी। तो पहली मूर्ति जो भारत में थी वो बुद्ध की थी। और अगर हिंदू धर्म में देखेंगे तो मूर्ति पूजा या इसका मंदिर निर्माण कला, ये सब गुप्त काल की देन मानी जा सकती है पूरी तरीके से। खासकर मंदिर निर्माण कला, जिससे गुप्त काल से मूर्ति अगर पूजा की बात है तो वो महात्मा बुद्ध की हुई थी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा मिला है। यानी हल का टेराकोटा यानी मिट्टी का हल, टेराकोटा मतलब मिट्टी, मिट्टी का हल मिला है बनवावली में। तो 2 रखिएगा, मिट्टी का हल, इसको याद रखिएगा आराम से, मिट्टी का हल बनवावली, ठीक है। उसी के बाद लकड़ी, अगर लकड़ी का पूछा जाएगा तो फिर आ जाएंगे कालीबंगन, है ना, या जुटे हुए खेत के साक्ष्य, तो ये भी हो जाएगा कालीबंगन। भारत में हड़प्पा का वृद्धतम स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में बटा है? अभी मैंने बताया है, धौलावीरा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा हुई, और तांबा में टीन जब मिला तो वो हो गया कांसा, और चांदी को मैंने कहा सबसे है, और सोना। लोहा नहीं मिला। लोहा जो है या आप कह सकते हैं आर्यों के कारण आया। तो और वैसे भी लोहे की जो प्रचलन है, लोहे की खोज जो है, यह 18वीं सेंचुरी बीसी की है। 18th सेंचुरी बीसी में लोहे की खोज हुई थी। 18th सेंचुरी बीसी में लोहे की खोज हुई थी, और वह कहाँ हुई थी? मध्य एशिया के हिट्टाइट जातियों ने इसकी खोज की थी। और भारत में 11वीं शताब्दी में अंतरंजी खेरा में इसके प्रमाण मिले, अंतरंजी खेरा में। और 8वीं शताब्दी से यह प्रचलन में आने लगा, 8वीं शताब्दी से प्रचलन में आने लगा, और इसी के प्रचलन में आने से 6th सेंचुरी बीसी में नगरीय क्रांति आई। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो पहले ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जान लें कि वेदों की व्याख्या करने के लिए, यानी वेदों की समझ विकसित करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। ये 800 से 600 बीसी के बीच में लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। इसके लिए तो वेदों की व्याख्या करने के लिए, वेदों की समझ विकसित करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए 800 से 600 बीसी के बीच में। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं, लेकिन मोटा मोटी 4 ब्राह्मण आप जरूर याद रख लें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का कौशिकी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो ऋग्वेद का है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित वर्णन है, याद रखिएगा, राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित वर्णन है, जलों का चर्चा है। फिर यजुर्वेद से जुड़ा हुआ जो यजुर्वेद से जुड़ा ब्राह्मण है वह है शतपथ ब्राह्मण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद सामवेद से जुड़ा हुआ जो ब्राह्मण है वह हो गया पंचविश ब्राह्मण। और अथर्ववेद से जुड़ा हुआ जो है वह हो गया गोपथ ब्राह्मण, है ना। इसको ध्यान में रखेंगे। और इससे पूछा है कि सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना शतपथ ब्राह्मण है। और आपको बीपीएससी के लिए एक चीज इसमें याद रखना है, शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव कथा का वर्णन है। विदेह माधव कथा का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि मगध के बाद जो मिथिला का जो क्षेत्र था, विदेह का जो क्षेत्र था, उसमें आर्यीकरण का विस्तार करने के लिए जंगलों में आग लगा करके, ये पूछा सकता है, जंगलों में आग लगा करके भूमि का विस्तार किया गया विदेह क्षेत्र में, जिसका वर्णन विदेह माधव कथा में है। शतपथ ब्राह्मण में उसका उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीन साक्ष्य निहित है? तो वो है शुल्ब सूत्र में।
इसमें यज्ञ के लिए जो है वो ज्यामितीय आकार, किस तरह का यज्ञ का स्ट्रक्चर होगा उसका वर्णन किया गया है शूद्र सूत्र में, और इस कारण इसे भारत की गणित की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है। ब्राह्मण के बाद अरण्यक है, जिसमें जंगल में रहकर, अरण्यक मतलब अरण्य मतलब होता है जंगल, तो जंगल में रह करके दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का, यानी ब्रह्म से संबंधित दार्शनिक और रहस्यात्मक चीज़ों का अध्ययन किया था, वो हो गया अरण्यक। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? उपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना। उपनिषद को, एक तो उपनिषद को हम लोग वेदांत कहते हैं, यानी वेद का यह अंतिम हिस्सा है वेदांत, ठीक है। उपनिषद मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है गुरु के समीप रह करके ज्ञान अर्जित करना। और भारतीय दर्शन का स्रोत, जो प्रारंभिक स्रोत, भारतीय दर्शन का प्रारंभिक स्रोत जो है वह उपनिषद ही है ना। और 108 उपनिषद है, कितने? 108 उपनिषद है, जो अकबर काल तक है। अलोपनिषद अकबर काल तक है। उपनिषद में कई उपनिषद, जैसे मुंडकोपनिषद, जिसमें लिखा गया है यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। और इसके अलावा अलग अलग उपनिषद हम आगे बताएंगे। जैसे एक तो मैंने बताया था, सबसे पुराना जो उपनिषद है वह छांदोग और बृहदारण्यक उपनिषद है। तो मैंने बताया था बृहदारण्यक उपनिषद में या गार्गी या गोलक संवाद है, और छांदोग उपनिषद जो है उसमें देवकी नंदन पुत्र कृष्ण के बारे में वर्णन है। इसमें उसी में वर्णन है कि वह उसके जो गुरु थे अंगिरस थे, जिसका चर्चा उसमें किया गया है छांदोग उपनिषद में, ठीक है। जेंदावस्था किसका ग्रंथ है? जेंदावस्था जो है वह ईरानियों का ग्रंथ है। जेंदावस्था ईरानियों का ग्रंथ है। और इसी जेंदावस्था में एक देवता थे अहूर मजदा, जिसकी तुलना हमारे देवता वरुण से की जाती है। ये असुरों के देवता थे, ये भी असुरों के देवता थे। तो पूछा भी जाता परीक्षा में, अहूर मजदा किसके समान है? तो वरुण के समान है, जो ऋतु का नियामक, प्रकृति का नियामक, सागर के स्वामी, और अगर दंड देना होता था तो वो जलोदर रोग देते थे। और अगला है सही कथन बताएं। सैंदव सभ्यता, वैदिक सभ्यता सैंदव सभ्यता से पुरानी है, गलत है। सैंदव संस्था के संस्थापक आर्य थे, ये भी गलत है। वैदिक सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण था, एकदम सही है। सिंधु निवासी युद्ध प्रिय थे, गलत है, वो शांति प्रिय थे, क्योंकि कोई भी अस्त्र के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में नहीं मिले। इसका आंसर सी हो गया। प्राचीनतम उपनिषद कौन थे? अभी मैंने बताया बृहदारण्यक और छांदोग उपनिषद, सही है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है? तो आर्य युद्ध प्रिय नहीं थे, गलत है। आर्य युद्ध प्रिय थे, जो बी आंसर है। आर्यों का युद्ध सिर्फ अपने कबीले वालों से होता था, अपने कबीले वाले से नहीं, एक कबीले से दूसरे कबीले से। आर्य सिर्फ अनार्यों से जुड़े हुए थे, जुड़े। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि आर्य का जो संगठन था, राजनीतिक संगठन, वह कबीलाई संगठन पर आधारित था, और कबीला में माइट इज राइट होता था, ये याद रखिएगा। तो जो शक्तिशाली होते थे वही राजा होते थे, और उनका एकमात्र वो भूमि के मालिक न होकर के युद्ध के नेता होते थे। और युद्ध जो है वह पशुओं की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए होता था, और गायों के लिए ही युद्ध होता था। और इस कारण सबसे बड़ा अपराध जो है वो पशुओं की चोरी ही होता था। और अगर आप किसी की हत्या भी कर देते हैं तो 100 गाय दे करके, 7 गाय दे करके आप बच सकते हैं। तो आर्य युद्ध प्रिय थे, लोहे का ज्ञान था, और लोहे का शस्त्र के द्वारा आगे चल करके, आरंभिक समय में नहीं तो 11वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे वो लोहे का प्रयोग कर करके और ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। अगला क्वेश्चन है
सही कथन चुने। ऋग्वैदिक आर्यों का राजनीतिक संगठन कबीलाई परंपरा के अनुकूल था, सही है, अभी हमने बताया। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में मिलती है? अथर्ववेद में। जो चारों वेद हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं अथर्ववेद को मानता हूं ऐतिहासिक रूप से। ऐतिहासिक रूप से उसमें बहुत कुछ ऐसा वर्णन है जो प्रमाणिक है। तो जैसे इसमें मैंने कहा औषधि शास्त्र या विज्ञान से जुड़ा हुआ, वनस्पति शास्त्र से जुड़ा हुआ वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना, अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू, अथर्व का मतलब पवित्र जादू, जादू टोने की बात है। उसी में ही मगध क्षेत्र के बारे में वर्णन है, उसी में अंग के बारे में वर्णन है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा जमुना घाटी के उत्तराधिकारी लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो सीक्वेंस है आर्यों का, जो आरंभिक था ऋग्वैदिक आर्य, वो चित्ती दूसर मृदवांड था, है ना। तो मोटा मोटी यह 800 BC तक जो है वो चित्ती दूसर मृदवांड रहा है, तो उसको आंसर उसी देंगे। 800 BC से के बाद जो है वो उत्तरी काली पॉलिशदार मृदवांड हो गए। ऋग्वेद में कौन से देवता हिरण्यगर्भ की उपाधि से जाना था? इसका आंसर यहाँ विश्वदेव दिया हुआ है। एक्चुअली ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ की उपाधि दी गई थी और ब्रह्मा को विश्वदेव भी कहा जाता है। गायों का बहुत अधिक महत्व था, निश्चित गायों का महत्व आर्थिक रूप से अधिक ज़्यादा था, इसीलिए धार्मिक महत्व उसमें ज़्यादा नहीं था, क्योंकि गाय से हमें जो खान पान के अधिकतर साधन आर्यों को मिलते थे गाय से, इसलिए इसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अगला है वैदिक राजाओं में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अजातशत्रु, काशी को इनको दहेज मिला था पिता के बाद, फिर इनको वजीरा से शादी करने के बाद मिला था। जनक विदेह के राजा थे, अश्वपति केकई के राजा थे, जन्मजयी नहीं थे, इसलिए गलत हो गया। आयुर्वेद था जीव विज्ञान का उल्लेख, सर्वप्रथम वही बताया था। अथर्ववेद, कृष्ण संहिता को ब्रह्मवेद कहा था, अथर्ववेद को ही ब्रह्मवेद कहा जाता है, और ये 20 मंडलों में विभक्त है। पूछा जाता है परीक्षा में कितने मंडलों में विभक्त है? 20 मंडलों में विभक्त है। उसके अलावा बराबर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न और भी कुछ आता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा सांकेतिक रूप से विद्वान थी? पर्दा प्रथा नहीं थी। मैंने कहा कि स्त्रियों के लिए यह सबसे बेहतर काल था, तो पर्दा प्रथा नहीं थी। उसके बाद सती प्रथा नहीं थी। विवाह यौवनावस्था के बाद होता था। पत्नी लड़कियों को अपने वर चुनने का अधिकार था। स्वयंवर प्रणाली थी। उनको यज्ञोपवीत संस्कार करने का अधिकार था, और इसलिए शिक्षा दीक्षा का भी अधिकार था। और प्रगतिशील इतने थे कि पुनर्विवाह के भी अधिकार थे और नियोग प्रथा के भी अधिकार थे। तो सांकेतिक रूप से विद्वान थी कौन? पुनर्विवाह। यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण कौन करता था? यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण ब्रह्मा करता था। ठीक है ना। यज्ञ निर्कांड का अदरवयु जो है ये जो है सो अदरवयु को पुरोहित कहा था। यजुर्वेद का पुरोहित, यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को अदरवयु। उद्गाता जो कहा था वो सामवेद के मंत्रोच्चारण करने वाले होता, ये ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले। ब्रह्मा ये जो है ये जो यज्ञों में यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण करने वाले पुरोहित थे। और जब पूछा जाता है अथर्ववेद का कौन था उच्चारण करने वाले, तो ब्राह्मण कहा जाता है, तो ब्रह्मा ये इसका वो आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें विदेह माधव कथा का वर्णन है, जिसे आर्य संस्कृति से सरस्वती क्षेत्र से पूर्व दिशा में प्रमाण? अभी हमने बताया था कुछ देर पहले, सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा है, जिसमें आग जला करके विदेह क्षेत्र में यानी मिथिलांचल क्षेत्र में आर्यों ने अपना विस्तार किया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? तो यह नियम, प्राकृतिक नियम, जो मैंने भी बताया था। जिस ग्रंथ में पुरुषमेघ का उल्लेख हुआ है, पुरुषमेघ यज्ञ का भी उल्लेख जो है वह सतपथ ब्राह्मण में हुआ है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे उपाध्याय। ध्यान में रखिएगा। आरंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म मुख्य रूप से था प्रकृति की पूजा और यज्ञ।
समावर्तन संस्कार किया जाता था। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें सबसे, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि उपनयन संस्कार के बाद छात्रों को गुरु के समीप शिक्षा के लिए दे दिया जाता था, और जब छात्र शिक्षा अपना पूर्ण कर लेते थे तो उसके बाद उनका समावर्तन संस्कार होता था। शिक्षा पूर्ण होने के बाद समावर्तन संस्कार होता था, और समावर्तन संस्कार में छात्र यथोचित गुरु दक्षिणा अपने गुरु को दे करके अपने घर को वापस करते थे। किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अभी मैंने बताया अंतरंजी खेरा, सही है। निम्नलिखित चारों वेदों में इसकी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अभी मैंने कहा अथर्व का मतलब होता है पवित्र, जादू, तो वो भी आंसर सही है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में व्रात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? अभी मैंने बताया कि अथर्ववेद में ही मगध की चर्चा की गई है और उसके निवासियों को व्रत के रूप में यूज किया गया है। ठीक है। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? तो ऋग्वैदिक काल में मैंने कहा पहले बाल विवाह नहीं होती थी, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा थी, क्योंकि ब्रह्म विवाह में जो है वो दिया था। दहेज प्रथा के लक्षण ऋग्वैदिक काल में दिखाई देते हैं। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ, और ये 11 जो उनके जो अनुयायी थे, जिनको 11 अनुयायी जिनको गंधर कहा था, उसमें से ये जीवित थे सुधर्मन, और यही इसके जैन संघ के अगले अध्यक्ष हुए। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? निश्चित मैंने बताया भगवान बुद्ध। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश दिया? तो उन्होंने दो से लिया, अलार कलाम, पहला ऑप्शन में गलत दे दिया गया था कि अलार कलाम अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति है। पहला उन्होंने लिया अलार कलाम से, और फिर रुद्रक रामपुत्र, है ना। योग दर्शन और शांग दर्शन की शिक्षा अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से लिया। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की। इसका आंसर है जो, और पहले जो 5 अनुयायी थे, पांचों ब्राह्मण थे। जो जब महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्रसार करे तो पहले जो 5 ब्राह्मण अनुयायी जो इन्हें छोड़ के दे चले गए थे, उन्हीं को सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया, पहले 5 अनुयायी को, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। सलाहकार पुरुष की अवधारणा जो है वो जैन धर्म से मानी जाती है। महावीर को कहा जाता है वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है मध्यम मार्ग। जो सीख मध्यम मार्ग का जो दिया वह, उसके लिए हम आज भी ऋणी हैं। यानी न तो हमें एकदम अति करना चाहिए या अति सर्वत्र वर्जते, और न ही एकदम निम्न की स्थिति होनी चाहिए, यानी बीच का मार्ग आना चाहिए। हम लोग हिंदी में पढ़ाते हैं थोरो खाई सो कल्पे अल्पे, घनो खाई सो रागी, दुई पंचा की संधि विचारे त्याग कोई बिरला योगी। जो बहुत थोरो खाए, जो थोड़ा खाता है वो कल्पता लपता है, जो घनो खाए, जो ज़्यादा खाता है वह रोगी हो जाता है। जो दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है, यानी मध्यम मार्ग को अपनाता है, वही बिरला योगी होता है। जो हमें सीख मिली कि हमें जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, और मध्यम मार्ग अपनाने के बाद आपका जीवन दुख से मुक्त होगा। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व, और जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। किस बौद्ध संगति में संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कुंडलवन में कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, उसमें संस्कृत को जो है इसकी भाषा बनाई गई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जो मैंने बताया। बुद्ध के जीवन काल में इस संघ के प्रमुख होना चाहते थे देवदत्त।
ये इनके चचेरे भाई थे देवदत्त, बुद्ध के समय में ही संघ के प्रमुख होना चाहते थे। गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में, और अपनी मौसी गौतमी को, प्रजापति गौतमी को उन्होंने पहला अपना भिक्षुनी बनाया। निम्नलिखित कौन उपनिषद में उल्लेखित केकई जनपद का एकमात्र दार्शनिक राजा था? केकई जनपद का दार्शनिक राजा था अश्वपति। वल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की? देवादी श्रमण। एक चीज याद रखिएगा, 2 संगति हुई थी। पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, जो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, और उसी में दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया। भद्रबाहु हो गए दिगंबर के और स्थूलभद्र हो गए श्वेतांबर के। वह परिस्थिति 12 वर्ष के अकाल पड़ने के बाद उपजी परिस्थिति के संदर्भ में हुआ, जब भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर दक्षिण चले गए थे, और उसके बाद जब आए तो उन्होंने देखा कि जैन परंपरा का त्याग कर दिया है स्थूलबाहु के नेतृत्व में जैन अनुयायियों ने, और बहस हुई, और उसी के कारण 288 BC में प्रथम जैन संगति बुलाई गई थी, जिसमें 2 पार्ट में बट गया, एक दिगंबर, दूसरा श्वेतंबर। जो नग्न वस्त्र पहनने वाले थे वो दिगंबर कहलाए, और जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे वे श्वेतांबर कहलाए। दूसरी जो हुई थी वो वल्लभी में 512 AD में देवादी श्रमण के अध्यक्षता में हुई थी। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस प्रकार से भिन्न है? इसका मेंशन ई दिया है, क्योंकि आस्तिकता, हिंदू धर्म आस्तिक थी, जबकि बौद्ध धर्म नास्तिक था, और जैन धर्म भी नास्तिक था। उसके बाद पुनर्जन्म में हिंदू विश्वास करते थे, जैन विश्वास करते थे, बौद्ध का इसमें ये बात था। अहिंसा, तो तीनों में अहिंसा का स्वरूप अलग अलग था, इसलिए भिन्नता के संदर्भ में हमने इसका आंसर ई दिया था, एक से ज्यादा। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विवेक लक्षण है? इसमें भी आंसर मैंने ई दिया था, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता में आस्था, एक तो ये आस्तिक नास्तिक का क्लियर कट है। पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी भेद है, और वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, इसको लेकर भी विभेद हुआ है, तो विवेक लक्षण है। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत का वर्णन है? तो विनय पिटक जो है उसमें आंसर इसका सुत पिटक होगा, यानी सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत का वर्णन कहाँ है? सुत पिटक में। जातक कथा जो है उसमें बुद्ध के जीवन से पूर्व की घटनाओं का वर्णन है, और 549 जातक कथाएं हैं। अधिधम पिटक जो है उसमें बौद्ध दर्शन के बारे में पता है, अधिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में पता है, और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार के बारे में वर्णन है। वह अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से नहीं रहा? तो एक तो सारनाथ वहाँ है ही, बोध गया, कुशीनारा, तीनों से रहा है। सांची से इनका कोई संबंध नहीं रहा, इसका आंसर सांची हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? मैंने पहले भी कहा, कनिष्क के समय में। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में वसादी स्थापना संबंधित है जैन धर्म से। कर्नाटक में जैन संघों को वसादी कहा था, कर्नाटक में जैन संघों को वहां पे वसादी कहा था। दक्षिण भारत की बृहद प्रशांत समाधियां संबंधित है लौ काल से, जो मैंने पहले ही बताया था कि वहां पे नवपाषाण काल के बाद न तो ताम्रपाषाण युग आया, न कांस्य युग आया, सीधा महापाषाण सभ्यता आ गई, जो कि लौ काल से जुड़ी हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहर गेट से प्राप्त हुआ है। अगला है रवस बूसफूट थे एक। रवस बूसफूट जो थे वह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और भारतीय पुरातत्विक विभाग के सदस्य भी थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर ई हुआ। इन्होंने ही 1863 में, ध्यान में रखिएगा, इन्होंने ही 1863 में भारत में प्रागैतिहासिक स्थल की खोज की। सबसे पहला यही खोज किसने खोज की? तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने। पलवरम और अतिरपक्कम में 1863 में सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रागैतिहासिक सभ्यता की भारत में खोज की, जिसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए।
इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि नई कई खोजें आई हैं। जैसे पहले हम लोग 7000 BC में मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते थे, तो आंसर अगर सिर्फ मेहरगढ़ होगा तो आप मेहरगढ़ को आंसर मारेंगे, लेकिन जब उसमें लहुरदेवा हो जाएगा तो आपको लहुरदेवा आंसर देना है, क्योंकि हाल में कुछ साल पहले लहुरदेवा की खोज हुई है जहां पे 9000 BC में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लहुरदेवा में 9000 BC में कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा, अगर लहुरदेवा नहीं होगा तब आंसर होगा मेहरगढ़, लेकिन लहुरदेवा होगा तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो लहुरदेवा होगा। नबदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। राख का टीला, ये जो है नवपाषाणकालीन स्थल हुआ करते थे, जो राख के टीले पर पाषाण रख करके मृतकों को दफना करके उस पर राख का टीला लगा के रखा था, या कहा जाता था कि वहाँ पे एक झोपड़ी के आसपास में एक संग्रह होता था, उस तरह का होता था। ये नवपाषाणकालीन स्थल के रूप में है। तो कहाँ मिला है राख का टीला? तो 2 जगह मिला है, संगन कल्लू और ब्रह्मगिरी, तो इसलिए मैंने इसका आंसर ई दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? इसका भी आंसर वही मैंने बताया था, अंतरंजी खेरा। प्राचीन लेखन प्रणालियों का अध्ययन और ऐतिहासिक पांडुलिपियों की समझने तिथि निर्धारण की निम्नलिखित को क्या कहा है? तो इसको कहते हैं पुरालेख विधा। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेरक्लीज कहा? मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेरक्लीज कहा और शिव को डायोनिसस कहा। शिव को मेगस्थनीज ने डायोनिसस कहा और हेरक्लीज कहा कृष्ण को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध का सिंहासन बैठा। अशोक ने किसके सहयोग से सिंहासन ग्रहण किया? इसका आंसर राधागुप्त होगा। ध्यान में रखिएगा, चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य सब जानते हैं, खल्लाटक के सहयोग से बिंदुसार बना, ये याद रखिएगा, खल्लाटक के सहयोग से बिंदुसार और राधागुप्त के सहयोग से अशोक। तो ये दोनों ये भी याद रख लीजिएगा, खल्लाटक के सहयोग से कौन बना? बिंदुसार, ये याद रखिएगा। और राधागुप्त तो भी बताया है, आंसर है राधागुप्त के सहयोग से अशोक बना मौर्य सम्राट, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? रुम्नदेयी स्तंभ। सबसे छोटा स्तंभ के अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी स्तंभ में जो है मौर्यों की कर प्रणाली के बारे में वर्णन है, मौर्यों के कर प्रणाली के बारे में वर्णन है और महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल के बारे में इसी से पता चलता है। मौर्यों की कर प्रणाली और यहीं पर यहाँ के कर को भी अशोक ने 1/8 कर दिया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता था? ये सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमी कहा जाता था। अभी कहा मेगास्थनीज द्वारा वर्णित 2 भारतीय देवताओं डायोनिसस एवं हेरक्लीज, तो अभी मैंने बताया शिव और कृष्ण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया? समाहर्ता, कलेक्टर। आज भी वो पद हमारे यहाँ है, जो जब हम डीएम को तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ और फिर दूसरा एक नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो वो समाहर्ता जो है वो जिला समाहर्ता जो हम कहते हैं, तो ये मौर्य काल से ही लिया गया जान पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अशोक ने बौद्ध होते भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? तो देव नाम प्रिय की जो उपाधि है वह यह सिद्ध करता है कि वह हिंदू धर्म में उसने आस्था नहीं छोड़ी। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है भावड़ू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खादान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? इस क्वेश्चन के अनुसार से सोहगरा ताम्रपत्र यानी ए आंसर होगा, लेकिन मौर्य काल में 2 स्थल थे, एक तो हो गया सोहगौरा और दूसरा जो था वह सोहगौरा, दूसरा था महास्थान। ये 2 जगह था जो अकाल से निपटने के लिए मौर्य काल में, इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो गया सोहगौरा, ये दूसरा ये भी ध्यान में रखिएगा महास्थान। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए
मृत्यु दंड तक दिया जाता था। ये सबसे कठोर दंड होता था। निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है। इस अभिलेख के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ कई प्रश्न आता है। जैसे पहला प्रश्न ये हो गया कि संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कौन है? तो यही हो गया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी में मैंने कहा चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है। और इसी में के आसपास में गिरनार जो है गिरनार अभिलेख है इसी के आसपास में। उस समय बहुत सारा चीज़ है और जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे अगले चैप्टर में, अगले प्रश्न में। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के किसने दंड का विधान किया था? कौटिल्य ने इसका विधान किया था। अगला है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय जो था वह मिस्र का शासक था। कभी कभी ये परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि अशोक का समकालीन टॉलमी फिलडेल्फस कहाँ का शासक था? ठीक है, तो वो भी मिस्र हो गया। तो तुर्मय रहता है और उसके जगह अगर तुर्मय न दे करके टॉलमी फिलाडेल्फियस देगा, टॉलमी फिलाडेल्फस, तो आप इसको आंसर देंगे। ये दोनों जो एक ही नाम है, तुर्मय और फिलाडेल्फियस एक ही आदमी का नाम है और ये मिस्र का शासक था जो अशोक का समकालीन था। अशोक के किस अभिलेख को रानी अभिलेख कहते हैं? कौशाम्बी अभिलेख। एक तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या और गिरनार का लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौशाम्बी अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेख को रानी का अभिलेख है, जिसे कौशाम्बी अभिलेख कहते हैं। इसी में अशोक ने संघ में भेद रोकने की चेतावनी दी थी। संघ में भेद अगर कोई पैदा करता है उसको चेतावनी दी थी। संघ में भेद पर रोक लगाने के लिए उसने चेतावनी दी थी, जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं। इसी कौशाम्बी अभिलेख में इसे ही पे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो है वो इसी से भी, प्रशस्ति भी इसी से जुड़ा हुआ है। और यहीं पे जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। जहांगीर का लेख भी यहाँ पे उत्कीर्ण है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? ये वैशाली में स्थित है। सिकंदर का नौसेनापति कौन था? तो वो नियार्कस उसका नौसेनापति था। किस प्रकार का मृदवान भारत में द्वितीय नगरीकरण? मैंने कहा कि 800 BC के बाद, पहले बताया 800 BC के बाद उत्तरे काले पॉलिशदार बर्तन का प्रयोग होना शुरू हो गया है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा था? श्रेष्ठीन कहा था। निम्नलिखित किसने सैंडोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन ने इसका उल्लेख किया है। जस्टिन ने कई चीज़ों का उल्लेख किया है। कहता है कि जस्टिन इसको भेंट करने गया था और उसके स्पष्टवादिता से क्रुद्ध हो गया था और उसको मारने के लिए उद्यत हो गया था सिकंदर। और इसी ने कहा था कि इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा? अभी मैंने बताया था कि वह घनानंद के दर से ब्यास नदी के बाद आगे नहीं बढ़ सका। महावीर स्वामी को अपने दामाद जमाली से किस सिद्धांत पर भेद हुआ? जैन संघ में पहला भेद उसके दामाद जमाली ने ही पैदा किया था और क्रियामान कृत सिद्धांत पर मतभेद के कारण ये हुआ था। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? यह छांदोग उपनिषद से मिलती है। छांदोग उपनिषद से मिलती है। 111वां क्वेश्चन जो है इसमें है कि कौन सही है? तो इसमें जो है कौन सही है, तो इसका आंसर जो है सिर्फ एक सही है, डी आंसर हो जाएगा इसका। इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों? तो कांसे की नर्तकी
यह मोहनजोदड़ो में मिला था। फारस की खाड़ी, सॉरी इसका आंसर ई है, फारस की खाड़ी यहाँ लोथल मिला था। धूसर प्रसारण की पुरुष नर्तक आकृति हड़प्पा में और अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला कालीबंगा में। दो सही है इसमें, एक फारस की खाड़ी की मुद्रा लोथल में मिली थी और अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला कालीबंगा में। तो दो सही था और दो गलत था, तो इसका आंसर मैंने ई दे दिया। यानी कांसे की नर्तकी 3 मोहनजोदड़ो में और धूसर पाषाण की पुस्तक नर्तक आकृति ये हड़प्पा मिला है और फारस की खाड़ी लोथल में। इसको ध्यान में रखिएगा, फारस की खाड़ी लोथल में, खाड़ी की मुद्रा लोथल मिली है और अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला कालीबंगन में। तो दो सही है दो गलत है, इसलिए इसका आंसर मैंने ई दिया था। अगला, इनमें से कौन गलत है? इसमें जो है वो चारों गलत है। जैसे युगल समाधान, तो युगल समाधान लोथल में मिला है जो कि हमने चानूद्रो दिया हुआ है। अग्निकुंड कालीबंगन में मिला है, अग्निकुंड कालीबंगन में मिला है। श्रमिक निवास हड़प्पा में मिला है और मन का निर्माण ये चानूद्रो में मिला है। इसका आंसर जो है अग्निकुंड जो है कालका में मिला है, इसके लिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका ई आंसर काट दीजिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन गलत है, सॉरी कौन गलत है? तो 3 गलत है, 1 सही है। ये आंसर सही है। सिर्फ और सिर्फ अग्निकुंड कालीबंगन में मिला था, ये सही है, बाकी तीनों गलत है। युगल समाधान लोथल मिला था, श्रमिक निवास हड़प्पा मिला था, मन का निर्माण चानूद्रो में मिला था। 3 गलत है, इसलिए इसका आंसर ई दिया गया था। इनमें से कौन सही है? तो सिंधु नदी की बाढ़ के कारण हुआ था, यह मार्शल एवं मैके ने कहा था, तो मैचिंग नहीं कर रहा है। ब्राय आक्रमण गार्डन चाइल्ड एवं मिलर ने किया था, ये सही है। जलवायु परिवर्तन ये आर एल स्टाइन ने दिया था और भूतात्विक परिवर्तन ये राइक्स एवं डेल्स ने दिया था। इसमें सिर्फ दूसरा सही है, यानी 113 का बी आंसर हो जाएगा। 113 का बी आंसर, 113 का बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राय आक्रमण गार्डन चाइल्ड और मार्टिन मिलर का सही है। फिर इनमें से कौन गलत है? तो यज्ञ कर्मकांड कालीबंगन ये सही है। मिट्टी का हल बनावली, कांसरथ दैमावाद ये भी सही है और 10 हड़प्पीय चिन्हों युक्त अभिलेख ये धौलावीरा में। तो यानी 2 सही है इसमें, दैमावाद और कालीबंगा वाला, इसलिए, और 2 गलत है, इसलिए मैंने इसका आंसर ई दिया था। तो इसको आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैचिंग अगर याद होगा, यज्ञ कर्मकांड कालीबंगा ये सही है। मिट्टी का हल धौलावीरा सामने में दिया हुआ है, क्योंकि होना चाहिए बनावली। कांसरथ दैमावाद ये सही है और 10 हड़प्पीय चिन्हों युक्त एक अभिलेख ये धौलावीरा मेला में है, तो ये गलत है, इसलिए मैंने इसका आंसर ई दिया। 2 सही है 2 गलत है। इनमें से कौन सही है? इसमें भी 2 सही है 2 गलत है। हड़प्पा में R37 कब्रिस्तान मिला है और लोथल में डॉकयार्ड यानी गुर्दी मिली है, दोनों सही है। कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिला है, जो कि चौथा में है, इसलिए गलत है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की आकृति मिली है, तो ये तीसरा में है, इसलिए गलत है। तो नीचे दोनों वाला गलत है, 2 सही है 2 गलत है, इसलिए इसका आंसर ई दिया गया था। आलमगीरपुर यह मेरठ उत्तर प्रदेश में है, जबकि गुजरात लिखा हुआ इसलिए गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में यह सही है। कौन उसके राखीगढ़ी हरियाणा ये सही है। लोथल ये गुजरात में है, ये गलत है, यहाँ पंजाब दिया हुआ है। रोपर उत्तर प्रदेश ये पंजाब में है, ये गलत है। तो इसमें सिर्फ 1 सही है और 3 गलत है। इसमें कौन गलत है? 3 गलत है, इसलिए इसका आंसर हमने ई दिया। भारत में किस हड़प्पाई स्थल को भारत की आज़ादी के पश्चात खोजा गया था? तो हड़प्पा जैसे कि माना 1921 में दयाराम सैनी ने खोजी, 1922 में मोहनजोदड़ो खोजी गई रखाल दास बनर्जी, और NG मजूमदार के द्वारा 1934 में चानूद्रो खोजी गई थी। कालीबंगन जो है वह आज़ादी के बाद खोली गई पहला स्थल था। बीबी लाल ने 60 में और 55 में इसको खोजी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है? 2 सही है 2 गलत है। झेलम का हो जाएगा बितस्ता और चिनाब का हो जाएगा अस्कनी, और रावी प्रश्न सही है और सतलुज सतलज सही है। तो इसमें भी 2 सही है 2 गलत है, इसलिए मैंने इसका आंसर ई दिया था। इनमें से कौन गलत है? तो ऋग्वेद का जो तांडव, इसमें सिर्फ कौन गलत है? 2 गलत है 2 सही है। यजुर्वेद का होगा शतपथ ब्राह्मण, ये सही है।
अथर्ववेद का होगा गोपत ब्राह्मण, ये गलत है। और सामवेद का सांख्य ब्राह्मण और इसका रन, तो इसमें 2 गलत 2 सही है, इसलिए इसका भी आंसर हमने ई दिया था। इनमें से कौन सही है? शुल्बसुत यज्ञ एवं हवन कुंड से संबंध, मैंने कहा था यज्ञ एवं हवन कुंड का जो शेप बनेगा उससे जुड़ा हुआ जो ज्यामितीय आकार का जो शेप था उसका वर्णन शुल्बसुत यानी गणित का यह पहला पुस्तक है, इसलिए इसका ये तो सही है। स्रोतसुत यज्ञ संबंधी नियम, ये भी सही है। धर्मसुत, इसमें सामाजिक धार्मिक राजनीतिक नियम थे, ये भी सही है। और गृहसुत पारिवारिक जीवन से संबंधित नियम, यानी चारों सही है। तो इनमें से कौन सही? तो चारों सही है, इसलिए इसका मैंने आंसर ई दिया था। विलियम जोन्स, ये इन्होंने कहा था कि यूरोप जो है सो आर्यों का मूल निवास स्थान है, तो ये गलत है, ये का 4 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव, गंगानाथ झा ने कहा भारत मूल निवास, और मैक्स मूलर ने कहा मध्यमेशिया। तो इसमें से एक भी सही नहीं है, इसलिए इसका मैंने आंसर ई दिया था। होना ये चाहिए विलियम जोन्स यूरोप, बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव, गंगानाथ झा भारत मूल निवास स्थान, और मैक्स मूलर मध्येशिया। अगला इनमें से कौन गलत है? तो इसमें भी सारे गलत हैं। ऋग्वेद का होता होना चाहिए, सामवेद का उद्गाता होना चाहिए, अथर्ववेद का ब्रह्मा होना चाहिए, यजुर्वेद का अदरवयु होना चाहिए। इसका भी आंसर ई होगा। ऋग्वेद काल में किस राजनीतिक संगठन में महिलाओं की सहभागिता थी? विदथ में। 8वें मंडल में चर्चा है, 8वें मंडल में चर्चा है कि अपाला नामक जो स्त्री थी उसने विदथ नामक संस्था में भाग लिया था और युद्ध में लूटे गए मालों के बंटवारे की मांग की थी। अगला फिर है कौन गलत है? तो इसमें भी ज़्यादा गलत है। मैक्स मूलर जो बैक्टीरिया जो मध्य से जुड़ा वो होगा। गाइल, इन्होंने हंगरी तथा डेन्यूब नदी घाटी को माना था। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत माना था, और गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश। इसमें भी 1 से ज़्यादा गलत है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। 125 मैंने कैंसिल कर दिया था। ऋग्वेद काल में कौन सी प्रथा प्रचलन में थी? अंतर जातीय विवाह प्रचलित थी। अमाजु प्रथा, जो अमाजु प्रथा वो होती थी जो लड़कियां बिना विवाह किए हुए अपने पिता के यहाँ रहती थी, उसको अमाजु कहते थे, वो प्रचलित थी। नियोग प्रथा भी ऋग्वेदिक काल में प्रचलित थी, इसलिए इसका आंसर मैंने ई दिया। उग्र पुलिस कर्मचारी को कहा था, वो भी गलत है। गृहपति परिवार के प्रधान को कहा था। लांगल हल को कहा था, और किवास हलवाह को कहा था। तो ये भी सभी गलत हैं, इसलिए मैंने इसका आंसर ई दिया था। इनमें से कौन गलत है? तो इसमें भी ऋग्वेद इत्रेय ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, सामवेद छांदोग्य ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपत ब्राह्मण। तो इसमें भी सभी गलत है, इसलिए इसका मैंने ई दिया था। फिर इनमें से कौन गलत है? कंथक, ये सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था। उद्रक रामपुत्र, ये महात्मा बुद्ध के द्वितीय गुरु थे। अलाह कलाम के बाद उद्रक रामपुत्र के साथी थे, वो भी आनंद इनके प्रमुख अनुयायी थे। और चुंद, इसमें चुक लिखा गया है, चुंद होगा बुद्ध के अंतिम भोजन देने वाले कारीगर थे, लोहार थे। तो इसका भी सभी गलत है, इसलिए मैंने इसका आंसर ई दिया था। फिर इनमें से कौन सही है? महावीर स्वामी का जन्मस्थल कुंडग्राम हो गया। महावीर स्वामी का निर्वाण स्थली पावापुरी। महावीर स्वामी की केवल प्राप्ति स्थल जंबिग्राम, और प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र। इसमें भी सभी गलत है, इसलिए इसका मैंने आंसर ई दिया था। इनमें से कौन सही है? प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति सब्बाकामी, तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र। ये चारों सही है। इसमें और ध्यान में आप रख सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप के समय में हुई थी। ये जो इस समय अजातशत्रु शासक थे, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति सब्बाकामी कालाशोक के समय में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र अशोक के समय में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र यह कनिष्क के समय में हुई थी। और भी दे सकते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति में महासंगिक और स्थाविर में बट गया था, जो बाद में जाकर के हीनयान और महायान में बटा। और तृतीय बौद्ध संगति में संघ भेद को रोकने की चेतावनी दी गई थी, और तृतीय बौद्ध संगति में ही अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना, उनमें 4 स्थान है। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है।
ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में। इसमें 2 सही है 2 गलत है, इसलिए इसका आंसर ई दिया है। इनमें से कौन सही है? चारों सही है। इंद्र देवता के तुल को ब्रजपानी कहा था, अवलोकितेश्वर को पद्मपानी कहा था, बुद्धि को प्रखर करने वाले मंजूश्री कहा था, और अमिताभ को स्वर्ग देवता कहते थे। तो ये चारों सही है। इसमें एक और आप जोड़ लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जो भावी बुद्ध किसको कहा था? ये मैत्रेयी को कहा था भावी बुद्ध। और सबसे ज़्यादा मूर्ति जो है इन्हीं की बनी है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भावी बुद्ध यानी मैत्रेयी। उसके बाद इनमें से कौन गलत है? इसका भी मैंने ये आंसर दिया है कि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, कौशल की श्रावस्ती साकेत के पास है, वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इनमें से कौन गलत है? गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो इसका भी मैंने ये आंसर दिया था। उसके बाद प्रदोत, इनमें से कौन सही है? इसमें से बी आंसर हो जाएगा, 36 का बी। प्रदोत जो है चंद्र प्रदोत अवंती राज का था, उदयन वत्स राज का शासक था जिसने बौद्ध धर्म अनुपाया था, ये सही है। तो इसका और प्रसेनजित ये कौशल नरेश थे, अजातशत्रु ये मगध नरेश थे। तो उदयन वत्स, तो 136 का आंसर बी हो जाएगा। 136 का आंसर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ये अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है या लोथल में मिला है? तो 138 का भी आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शिलाकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? शिलाकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा मिले हैं। और धौलावीरा में जल निकासी व्यवस्था की सबसे बेहतर प्रणाली मिली है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? दास श्रमिक आधारित सामाजिक व्यवस्था थी। बिना दूर एकमात्र सिंधु नगर था वो चनूद्रो था, जो उसकी किलेबंदी नहीं थी। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे पृथुवैन। प्राचीन सरस्वती नदी वेनिसन में जाके विलुप्त हो गई, जो राजस्थान में है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे समान अपराध क्या होता था? पशुओं की चोरी, ये भी सही है। निम्नलिखित कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? तो विश्वारा थी, अपाला थी, घोषा थी। गार्गी ये वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी। गार्गी का संवाद याज्ञवल्क्य से हुआ है। जैन तीर्थंकरों के जीवन वृत्त कहाँ उपलब्ध है? भगवती सूत्र में। जैन धर्म में स्यादवाद है, सप्तभंगी न्याय सिद्धांत है, न्यायवाद है, व्यूहवाद नहीं है। व्यूहवाद जो है सो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। सांख्य दर्शन के विकास में किसका योगदान है? मक्खाली गोशाल का। सर्वप्रथम शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये नागार्जुन थे, जो सापेक्षतावाद सिद्धांत के पहले प्रवर्तक थे। बौद्ध मत से उपसंपदा पर क्या तात्पर्य है? आंसर है बौद्ध मत से आरंभिक धर्म परिवर्तन, यानी बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। तो इससे आज हमने ख़त्म किया, और बाकी ऐसे ही हम हर एक टेस्ट सीरीज का जो है एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें। खास के ई वाले का आंसर सही से बता देंगे कि क्या होना चाहिए, और बाकी सब प्रश्नों में हम एक्सप्लेनेशन के साथ उससे जुड़ा हुआ और भी चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके।